हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BHIC 111 हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप 1 1780 to 1939 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन 1, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ द रेवोल्यूशनरी ओवरथ्रो ऑफ द एंशिएंट रेजीम इन फ्रांस थ्रू डेमोक्रेटिक एक्शन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि फ्रांस में पुराने सिस्टम को डेमोक्रेसी के जरिए कैसे खत्म किया गया। क्वेश्चन 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म? डिस्कस द वेरियस अप्रोचेस फॉर इट्स स्टडी। इस क्वेश्चन में हमें इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का मतलब समझाना है और उसके स्टडी के अलग अलग तरीके बताने हैं। क्वेश्चन 3, राइट अ नोट ऑन द रेवोल्यूशंस ऑफ 1848 एंड इट्स आफ्टरमैथ। इस क्वेश्चन में हमें 1848 के रेवोल्यूशंस और उनके बाद क्या हुआ उस पर लिखना है। क्वेश्चन 4, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। A. Enlightenment, B. Laissez-faire, C. Bismarckism, D. The Soviet reintegration। इस क्वेश्चन में हमें दिए गए 4 टॉपिक्स में से किसी भी 2 पे छोटी सी नोट लिखनी है। क्वेश्चन 5, डिस्कस द रीजंस फॉर द राइज ऑफ पॉपुलेशन इन यूरोप सिंस द मिड 18th सेंचुरी। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि 18th सेंचुरी के बाद यूरोप में पॉपुलेशन क्यों बढ़ने लगी। क्वेश्चन 6, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म? डिस्क्राइब द वेरियस स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस क्वेश्चन में हमें नेशनलिज्म का मतलब बताना है और यूरोप में उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ ये लिखना है। क्वेश्चन 7, हाउ डिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन्फ्लुएंस अर्बनाइजेशन? इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ने शहरों के विकास को कैसे बढ़ावा दिया। क्वेश्चन 8, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। A. हैप्सबर्ग मॉनर्की, B. रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1832, C. द सीक्रेट सोसाइटी मूवमेंट, D. बोनापार्टिज्म। इस क्वेश्चन में हमें 4 टॉपिक्स में से कोई भी 2 पर शॉर्ट नोट लिखना है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। क्वेश्चन 1, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ द रेवोल्यूशनरी ओवरथ्रो ऑफ द एंशिएंट रेजीम इन फ्रांस थ्रू डेमोक्रेटिक एक्शन। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि फ्रांस में जो पुराना मोनार्किकल और फ्यूडल सिस्टम था, एंशिएंट रेजीम, उसको लोगों ने कैसे डेमोक्रेटिक तरीकों से खत्म किया। हमें बताना होगा कि किस तरह से लोगों ने प्रोटेस्ट, रिफॉर्म्स और असेंबलीज के जरिए सिस्टम बदला। आंसर। इंट्रोडक्शन। एंशिएंट रेजीम फ्रांस का पुराना सिस्टम था जिसमें राजा एब्सोल्यूट पावर रखता था और सोसाइटी में इनइक्वालिटी थी। 1789 में शुरू हुई फ्रेंच रेवोल्यूशन ने इस सिस्टम को तोड़कर एक नई डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनाने की कोशिश की। रूसो और मॉन्टेस्क्यू जैसे थिंकर्स ने लोगों को फ्रीडम और इक्वालिटी के आइडियाज दिए। इस आंसर में हम देखेंगे कि डेमोक्रेटिक एक्शन से कैसे ये पुराना सिस्टम गिराया गया। मेन बॉडी। 1. एंशिएंट रेजीम का बैकग्राउंड। फ्रांस में 3 एस्टेट थे, क्लर्जी, नोबिलिटी और कॉमन लोग। क्लर्जी और नोबिलिटी के पास सब प्रिविलेजेस दी और कॉमन लोगों पर टैक्सेस का बोझ था। किंग लुई 16 के पास सारी पावर थी और आम लोगों की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। इकोनॉमिक क्राइसिस और फूड शॉर्टेज ने देश में गुस्सा भर दिया। 2. एनलाइटनमेंट और डेमोक्रेटिक सोच का असर। वोल्टेयर, रूसो और मॉन्टेस्क्यू जैसे थिंकर्स ने मोनार्की और इनइक्वालिटी को क्रिटिसाइज किया। इनकी बुक्स, पैम्फलेट्स और सैलॉन्स के जरिए लोगों तक डेमोक्रेसी के आइडियाज पहुंचे। रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बताया गया कि पावर लोगों के पास होनी चाहिए, ना कि राजा के पास। 3. नेशनल असेंबली और शुरुआती कदम। 1789 में एस्टेट्स जनरल बुलाया गया जिसमें थर्ड एस्टेट ने अलग होकर नेशनल असेंबली बनाई। टेनिसकॉट ओथ में उन्होंने वादा किया कि नई कॉन्स्टिट्यूशन लिखने तक वो हटेंगी नहीं। ये एक इंपॉर्टेंट डेमोक्रेटिक स्टेप था। 4. पब्लिक अपराइजिंग और लोगों का भारी योगदान। बैस्टील पर अटैक 14 जुलाई 1789 सिंबल था मोनार्की के खिलाफ लोगों के गुस्से का। गांव में लोगों ने फ्यूडल सिस्टम के खिलाफ रिवोल्ट किया, इसे ग्रेट फेयर कहते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन पास हुआ जो लिबर्टी और इक्वालिटी को लीगली रिकॉग्नाइज करता था। 5.
डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और कॉन्स्टिट्यूशन का बनाना। 1791 कॉन्स्टिट्यूशन ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टैब्लिश की, जिसमें राजा की पावर लिमिटेड थी। पॉलिटिकल क्लब्स जैसे जैकबिन्स ने डिबेट और पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया। कुछ समय के लिए यूनिवर्सल मेल वोटिंग राइट भी दिया गया। 6. रेडिकल फेज और मोनार्की का अंत। रेडिकल ग्रुप्स और बाहर के राजाओं से जंग ने रिवॉल्यूशन को और इंटेंस बना दिया। 1792 में मोनार्की हटा दी गई और फ्रांस को एक रिपब्लिक घोषित किया गया। लुई 16 को 1793 में ट्रायल के बाद फांसी दे दी गई। ये मोनार्की के एंड का सिग्नल था। कंक्लूजन। फ्रांस में पुराने सिस्टम को तोड़ने का ये प्रोसेस लोगों की डेमोक्रेटिक एक्शन से हुआ। एनलाइटनमेंट आइडियाज, पब्लिक प्रोटेस्ट और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स ने सिस्टम को बदलने में मेजर रोल प्ले किया। यह रेवोल्यूशन सिर्फ फ्रांस नहीं, पूरे दुनिया के लिए एक डेमोक्रेटिक इंस्पिरेशन बन गया। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 2. What do you understand by industrial capitalism? Discuss the various approaches for its study. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म क्या होता है और अलग अलग थिंकर्स ने इसको कैसे समझा या स्टडी किया। आपको इसका डेफिनेशन देना है, उसका डेवलपमेंट और यूज समझने के डिफरेंट मेथड्स एक्सप्लेन करने हैं, जैसे मार्क्सिस्ट, सोशियोलॉजिकल या इकोनॉमिक व्यू। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहां प्रोडक्शन फैक्ट्रीज में होता है, मशीन्स के जरिए, और इसका मेन पर्पस होता है प्रॉफिट कमाना। यह सिस्टम 18th सेंचुरी के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम यूरोप में आया और सोसाइटी के इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर को बदल दिया। कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर जैसे थिंकर्स ने इसको डीपली स्टडी किया। इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म को समझने के लिए कई अप्रोच यूज किए जाते हैं, जैसे इकोनॉमिक, हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल और मार्क्सिस्ट। मेन बॉडी। 1. इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का ऐतिहासिक विकास। फ्यूडलिज्म से जब यूरोप में मार्केट बेस्ड इकोनॉमी आई, तभी से इस सिस्टम का बेस तैयार हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम 1760 to 1840 स्टीम पावर और मशीनरी का उस बढ़ा और फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश हुई। सबसे पहले ब्रिटेन में ये सिस्टम डेवलप हुआ, उसके बाद जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका ने इसे अडॉप्ट किया। 2. इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म की मुख्य विशेषताएं। प्राइवेट ओनरशिप। फैक्ट्री, मशीन्स और रॉ मटेरियल्स का मालिक कोई इंडिविजुअल या कंपनी होती है। प्रॉफिट मोटिव। हर प्रोडक्शन का मकसद प्रॉफिट कमाना होता है। वेज लेबर। मजदूर अपनी लेबर बेचते हैं और उसके बदले में वेजेस मिलती है। कंपटीशन। मार्केट में सभी कैपिटलिस्ट्स एक दूसरे से कम्पीट करते हैं। एक्सपेंशन। प्रॉफिट को दोबारा इन्वेस्ट करके इंडस्ट्री को एक्सपेंड किया जाता है। 3. इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म को स्टडी करने के अप्रोचेस। मार्क्सिस्ट अप्रोच। कार्ल मार्क्स ने कैपिटलिज्म को एक ऐसे सिस्टम के रूप में देखा जहां कैपिटलिस्ट क्लास, बुर्जुआजी, मजदूरों, प्रोलेटारिएट का शोषण करती है। उन्होंने क्लास स्ट्रगल और कैपिटलिज्म के कॉन्ट्रडिक्शंस को हाईलाइट किया। वेबरियन अप्रोच। मैक्स वेबर ने कैपिटलिज्म को कल्चरल और एथिकल एंगल से समझा। उन्होंने प्रोटेस्टेंट एथिक्स और रैशनल थिंकिंग को कैपिटलिज्म के उदय का रीजन बताया। लिबरल इकोनॉमिक अप्रोच। इसमें कैपिटलिज्म को इंडिविजुअल फ्रीडम और इनोवेशन के सिस्टम के रूप में देखा जाता है। एडम स्मिथ ने मार्केट इकोनॉमी और इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट दिया था। वर्ल्ड सिस्टम्स थियरी। इमैनुअल वॉलस्टाइन ने कैपिटलिज्म को एक ग्लोबल सिस्टम के रूप में समझा, जहां कोर, डेवलप्ड नेशंस और पेरिफेरी, डेवलपिंग नेशंस के बीच एक्सप्लॉयटेशन होता है। 4. इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के प्रभाव। पॉजिटिव इफेक्ट्स। तेजी से इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ। शहरी एरियाज डेवलप हुए और इंफ्रास्ट्रक्चर आया। ग्लोबल ट्रेड और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बढ़े। नेगेटिव इफेक्ट्स। मजदूरों के लिए खराब काम की कंडीशंस, लो वेजेस और चाइल्ड लेबर। पॉल्यूशन और एनवायरनमेंट का डैमेज। इनइक्वालिटी और शोषण काफी बढ़ गया। कंक्लूजन। इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म ने दुनिया की इकोनॉमी का रूप ही बदल दिया। इसने डेवलपमेंट के नए रास्ते खोले, पर साथ हाई सोशल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट की। अलग अलग थिंकर्स ने इसे अलग नजरिए से देखा, जिससे हमें इस सिस्टम के फायदे और नुकसानों को समझने में मदद मिलती है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 3. Write a note on the revolutions of 1848 and its aftermath. Question explanation.
इस क्वेश्चन में हमें 1848 के यूरोप वाइड रेवोल्यूशंस के बारे में लिखना है। इसमें हमें बताना है कि ये रेवोल्यूशंस क्यों हुए, किन देशों में हुआ और इसका क्या रिजल्ट निकला। साथ ही इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी एक्सप्लेन करना है, क्या ये सफल हुए या नहीं। आंसर। इंट्रोडक्शन। 1848 के रेवोल्यूशंस, जिसे स्प्रिंग टाइम ऑफ नेशंस भी कहा जाता है, यूरोप के कई पार्ट्स में एक साथ हुए बड़े पॉलिटिकल अपराइजिंग्स थे। फ्रांस, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रियन एम्पायर जैसे देश इसमें शामिल थे। इनका मेन फोकस था डेमोक्रेसी, राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म और सामाजिक न्याय। कार्ल मार्क्स ने इन्हें क्लास स्ट्रगल का रिजल्ट माना, जबकि लिबरल लोग इसे फ्रीडम की तरफ एक कदम मानते थे। आइए इन रेवोल्यूशंस के रीजन, घटनाएं और परिणाम समझते हैं। मेन बॉडी 1. 1848 के रेवोल्यूशंस के कारण। इकोनॉमिक क्राइसिस और बेरोजगारी। 1846-47 के बीच यूरोप में बुरा फसल हुआ, जिससे खाने का दाम बढ़ गया और लोगों में भूखमरी फैल गई। कामगार और किसान दोनों ही नाराज थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन के साइड इफेक्ट्स। इंडस्ट्री के बढ़ने से नौकरियों का स्ट्रक्चर बदला, लेकिन काम की स्थितियां खराब थी। मजदूरों में असंतोष था। राजनीतिक दमन। यूरोप के कई राजा अभी भी प्रेस और असेंबली की फ्रीडम नहीं देते थे। लिबरल और नेशनलिस्ट आइडियाज को दबा दिया जाता था। राष्ट्रवाद का उदय। जर्मन्स, इटालियंस, हंगेरियंस जैसे लोग अपना अलग राष्ट्र चाहते थे। नेशनल यूनिटी की डिमांड बढ़ रही थी। मिडिल क्लास के डिमांड। संविधान, वोटिंग राइट्स और सिविल लिबर्टीज चाहिए थे। 2. यूरोप के अलग अलग देशों में रेवोल्यूशंस। फ्रांस। फरवरी 1848 में पेरिस में आंदोलन हुआ, जिसमें किंग लुई फिलिप को गद्दी छोड़नी पड़ी। सेकेंड रिपब्लिक बनी और सभी आदमियों को वोट का अधिकार मिला। बाद में लुई नेपोलियन पावर में आ गया। जर्मनी। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनी, जो जर्मनी को एक करना चाहती थी, लेकिन प्रशिया के किंग ने सपोर्ट नहीं दिया। ज्यादा रिफॉर्म्स टिक नहीं पाए। ऑस्ट्रिया हंगरी। वियना में आंदोलन के बाद चांसलर मेटरनिच ने रिजाइन किया। हंगेरियंस ऑटोनॉमी चाहते थे, लेकिन रशिया की मदद से इन्हें दबा दिया गया। इटली। मैत्सिनी जैसे राष्ट्रवादी लीडर्स ने अपराइजिंग्स लीड की, लेकिन सारे मूवमेंट्स 1849 तक दबा दिए गए। 3. परिणाम और आफ्टरमैथ। तुरंत असफलता। ज्यादातर मूवमेंट्स एक साल के अंदर फेल हो गए। राजे और सामंत फिर से पावर में आ गए। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। पॉलिटिकल अवेकनिंग। नेशनलिज्म और डेमोक्रेसी के आइडियाज लोगों में घुस गए। फ्यूडलिज्म का अंत कुछ एरियाज में। ऑस्ट्रिया और प्रशिया में कुछ जगह फ्यूडल ड्यूटीज खत्म हुई। रियल पॉलिटिक का उदय। लीडर्स जैसे बिस्मार्क ने सीखा कि ग्राउंड रियलिटी से यूनिटी हो सकती है। मजदूर वर्ग का रोल। इनकी भूमिका ने बाद में सोशलिस्ट और लेबर मूवमेंट्स की नींव राखी। कंक्लूजन। 1848 के अपराइजिंग्स ने यूरोप के पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर को हिला दिया। चाहे ये रेवोल्यूशंस तुरंत सफल ना रहे हो, लेकिन इन्होंने नेशनलिज्म और डेमोक्रेसी के बीज बो दिए। बाद में आने वाले रिफॉर्म्स और नेशनल यूनिफिकेशन मूवमेंट्स इन्हीं आइडियाज पर बेस्ड थे। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 4. Write short notes on any two of the following in about 200 words each. A. Enlightenment. B. Laissez-faire. C. Bismarckism. D. The Soviet reintegration. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें दिए गए 4 टॉपिक्स में से किसी भी 2 पे लगभग 200 शब्दों में शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। हर टॉपिक का डेफिनेशन, बैकग्राउंड, मेन आइडियाज और उनका इम्पैक्ट बताना जरूरी है। मकसद ये है कि छोटी सी लेकिन कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग माइल हर टॉपिक की। आंसर। इंट्रोडक्शन। यह क्वेश्चन उन मुख्य कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है जो मॉडर्न यूरोप की पॉलिटिक्स और सोसाइटी को डिफाइन करते हैं। एनलाइटनमेंट, लेसे फेयर जैसे विचार और बिस्मार्किज्म, सोवियत रीइंटीग्रेशन जैसे पॉलिटिकल एक्शंस ने यूरोप के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। ए. एनलाइटनमेंट। मेन बॉडी, डेफिनेशन और टाइम पीरियड। एनलाइटनमेंट 18th सेंचुरी यूरोप का एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था जिसमें रीजन, साइंस और इंडिविजुअल थिंकिंग को प्रमोट किया गया। की थिंकर्स और आइडियाज। वोल्टेयर, रूसो, मॉन्टेस्क्यू जैसे थिंकर्स ने लिबर्टी, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी के आइडियाज दिए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट और पावर सेपरेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स यहीं से आए। इम्पैक्ट। फ्रेंच और अमेरिकन रेवोल्यूशन को डायरेक्ट इन्फ्लुएंस मिला। मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसीज और ह्यूमन राइट्स सिस्टम्स का बेस बना। बी. लेसे फेयर।
मेन बॉडी डेफिनेशन लेसे फेयर का मतलब होता है लेट इट बी, यानी मार्केट को अपने आप चलने दो बिना गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के। ओरिजिन्स और थिंकर्स इस आइडिया को आदम स्मिथ जैसे इकोनॉमिस्ट्स ने 18th सेंचुरी में पॉपुलर बनाया। स्मिथ ने कहा कि मार्केट का इनविजिबल हैंड नेचुरली इकोनॉमी को बैलेंस करता है। इम्पैक्ट फ्री ट्रेड, प्राइवेट इंडस्ट्री और कैपिटलिज्म को बूस्ट मिला। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में पॉपुलर रहा, पर लेटर इकोनॉमिक क्राइसिस में इस पर सवाल भी उठे। सी बिस्मार्किज्म मेन बॉडी डेफिनेशन और बैकग्राउंड। बिस्मार्किज्म जर्मनी के चांसलर ऑटो वॉन बिस्मार्क की पॉलिटिक्स को रेफर करता है, जिसमें प्रैक्टिकल और स्ट्रैटेजिक डिसीजंस को फोकस दिया गया। की पॉलिसीज जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए 3 वॉर्स का यूज, डेनिश, ऑस्ट्रो प्रशन, फ्रैंको प्रशन वॉर। डोमेस्टिक रिफॉर्म्स जैसे चर्च के खिलाफ कुल्टुरकम्फ और सोशल वेलफेयर पॉलिसीज, हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन। इम्पैक्ट जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ प्रशन लीडरशिप में। यूरोप में एक नए तरीके की रियल पॉलिटिक और स्टेट सोशलिज्म की शुरुआत हुई। डी द सोवियत री इंटीग्रेशन मेन बॉडी डेफिनेशन। सोवियत री इंटीग्रेशन का मतलब है उन रीजन्स को वापस एक साथ लाना जो रशियन सिविल वॉर के बाद अलग होने लगे थे। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट रशियन रेवोल्यूशन के बाद यूक्रेन, जॉर्जिया जैसे रीजन्स में इंस्टेबिलिटी थी। लेनिन और स्टालिन ने इन एरियाज को फिर से कंट्रोल में लाने के लिए सेंट्रल प्लानिंग और मिलिट्री यूज किया। इम्पैक्ट 1922 में यूएसएसआर का फॉर्मेशन हुआ। एक स्ट्रॉन्ग सोशलिस्ट फेडरेशन बना, लेकिन ऑथोरिटेरियन कंट्रोल भी बढ़ा। कंक्लूजन ये सारे कॉन्सेप्ट्स अपने अपने टाइम में यूरोप के लिए टर्निंग पॉइंट रहे। एनलाइटनमेंट ने सोचने का तरीका बदला, लेसे फेयर ने इकोनॉमिक फ्रीडम दी, बिस्मार्किज्म ने एक नया पॉलिटिकल मॉडल दिखाया और सोवियत री इंटीग्रेशन ने सेंट्रलाइज्ड सोशलिज्म को एस्टेब्लिश किया। इन्हें समझना हिस्ट्री को डीपली ग्रास्प करने में मदद करता है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।